हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखें, खूब मजे में रखें, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें, खूब मेहनत करें और अपने कर्म पथ पर लगातार बढ़ते चलें। दोस्तों, हम लोग आज बात करने वाले हैं मुगल काल की। किसकी? मुगल काल की। पिछली जो हमारी कक्षाएं थी, इन पिछली कक्षाओं में हम लोग विशेष रूप से दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से राजवंश आए, कौन कौन से राजवंशों की क्या क्या प्रशासनिक व्यवस्थाएं रही, क्या क्या उन्होंने निर्माण करवाई, वो सारी की सारी चीजें हम लोग एक साथ पढ़ चुके हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा। आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा नया टॉपिक है, और नया टॉपिक बोले तो कौन सा? मुगल काल। ठीक है। अब मुगल काल में यदि विशेष रूप से हम लोग चर्चा करें तो मुगल काल का जो समय है वो समय माना जाता है 1526 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी 1707 ईस्वी 1707 से लेकर के 1858 तक का जो समय है वो उत्तर मुगल काल है। आधुनिक भारत में उसको हम लोग विशेष रूप से पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, वो आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा अभी यहाँ पर नहीं है। अभी जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे 1526 से लेकर के 1707 ईस्वी तक। ठीक है, यहीं पर मैं आपके साइड में लिख देता हूं उत्तर मुगल काल जो समय माना जाता है। ठीक है, क्या चीज? उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल, ये उत्तर मुगल काल औरंगजेब की मृत्यु के बाद में 1707 ईस्वी से लेकर के 1858 बहादुर शाह जफर द्वितीय तक, है ना, जब तक कि उसकी रेंगून में मृत्यु नहीं हो जाती तब तक का वो काल है। वो काल उत्तर मुगल काल अलग से टॉपिक होता है आपका। ठीक है, तो इस चीज को एक तो दिमाग में क्लियर रखिएगा, है ना। मुगल काल और उत्तर मुगल काल दोनों में फर्क है। अभी हम लोग बात करेंगे केवल मुगल काल की। किसकी बात करेंगे? केवल मुगल काल की। तो यहां पर देखो, ध्यान देना, बहुत बेसिक सी सामान्य सी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, हम बात करने वाले हैं मुगल क्या चीज है वस्तुतः, समझना इस चीज को। मुगल शब्द की यदि हम बात करते हैं तो मुगल शब्द जो है वो फारसी भाषा का शब्द है, मंगोल का अरबी भाषा में रूपांतरण है। फारसी भाषा का शब्द मंगोल, उस मंगोल का अरबी रूपांतरण है, क्या है? मुगल। मंगोल यदि हम बात करें तो मंगोलों का नेता चंगेज खान। इस चंगेज खान की 13वीं पीढ़ी में एक लड़की थी जिसका नाम था कुतलुग निगार खानम। क्या नाम था? कुतलुग निगार खानम। मुगलों में यदि हम बात करें, मुगल मुसलमान जो कि तुर्कों की 64 जातियों में से एक मुसलमान तुर्क, और इसी तुर्क में एक व्यक्ति हुआ था तैमूर लंग। ठीक है, जिससे तमुजिन कहा जाता था, और वो अपने आप को, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कि वो ईश्वर का अभिशाप कहने पर वो प्रसन्न हुआ करता था। इस तैमूर की चौथी पीढ़ी में एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था मिर्जा उमर शेख। क्या नाम था? मिर्जा उमर शेख। आ गई बात समझ में? तो देखो, समझना इस चीज को। पहले तो मैं चीज लिखता हूं कि मुगल जो है वस्तुतः क्या है, ध्यान रखना बेटा। फारसी भाषा के शब्द, फारसी भाषा के शब्द मंगोल, फारसी भाषा के शब्द मंगोल। ठीक है ना। मंगोल का अरबी भाषा का, अरबी भाषा में रूपांतरण शब्द, अरबी भाषा का रूपांतरण है, अरबी भाषा का रूपांतरण है। ठीक है,
मंगोल शब्द का अरबी रूपांतरण क्या क्या होता है आपका? मुगल होता है। क्या होता है? मुगल होता है। अब देखो समझो, मंगोल का अरबी भाषा में रूपांतरण क्या होता है? मुगल। ठीक है, मंगोल जो शब्द है वो कौन से भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। तो यहां पर दो लोग आए, एक तो चीज हम पढ़ेंगे, किसकी बात करेंगे? मुगल। मुगल का मतलब क्या है? तुर्क मुसलमान, तुर्क मुसलमान। और दूसरा इधर हम बात करेंगे किसकी बेटा? मंगोल की। ये मंगोल भी क्या है? मुसलमान, तुर्क मुसलमान है। ठीक है, अब समझो, क्लियर, इन चीजों को समझो। इस मंगोलों का नेता था चंगेज खान। कौन था? चंगेज खान। कौन था? चंगेज खान, एक नंबर का लुटेरा आदमी। कौन था? चंगेज खान। इस चंगेज खान की 13वीं पीढ़ी में, चंगेज खान की 13वीं पीढ़ी में, 13वीं पीढ़ी में एक लड़की, जिसका नाम क्या था? कुतलुग निगार खानम। क्या नाम था? ध्यान रखना, कुतलुग निगार खानम। कुतलुग निगार खानम। ठीक है, इधर बात करें मुगलों की, ठीक है ना, तो मुगल, तुर्क, तुर्क मुसलमान। इस तुर्क मुसलमान में व्यक्ति था जिसका नाम था तैमूर। क्या नाम था? तैमूर लंग। कौन था? तैमूर। इस तैमूर की चौथी पीढ़ी में, कौन सी पीढ़ी में? चौथी पीढ़ी में, चौथी पीढ़ी में, चौथी पीढ़ी में एक लड़का हुआ, एक लड़का जिसका नाम क्या था? उमर शेख, मिर्जा उमर शेख। मिर्जा उपाधि थी वस्तुतः, मिर्जा उमर शेख। देखो समझो, केवल चीजों को समझ लेना, यहीं से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, ये बहुत कंफ्यूजन वाली चीज होती है। इधर का लड़का है जिसका नाम क्या है? मिर्जा उमर शेख। क्या नाम है? मिर्जा उमर शेख। बंदर जैसी शक्ल बन गई है कोई ना। इधर एक लड़की है, 14वीं पीढ़ी, 13वीं पीढ़ी में हुई है। क्या नाम है? कुतलुग निगार खानम। क्या है? कुतलुग निगार खानम। कौन है? कुतलुग निगार खानम। कौन है बेटा? कुतलुग निगार खानम। अब सुनो, इनका लड़का और इनकी लड़की, इनका लड़का और इनकी क्या हुई? लड़की। दोनों की क्या हुई? शादी। मतलब क्या? कुतलुग निगार खानम प्लस मिर्जा उमर शेख इज इक्वल टू बाबर। तो कुतलुग निगार खानम का विवाह हुआ किसके साथ में? मिर्जा उमर शेख के साथ में। उस विवाह के बाद में इनके गर्भ से, कुतलुग निगार खानम के गर्भ से पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम क्या था? बाबर। क्या नाम था? बाबर। तो एक पीढ़ी आगे हो गई ना। तो ध्यान रखना, अब देखो सुनना कि तैमूर तुर्क की 5वीं पीढ़ी में उत्पन्न हुआ था। कौन? बाबर। मंगोलों की कौन सी पीढ़ी हो गई? एक पीढ़ी आगे हो गई, 13वीं पीढ़ी में तो कुतलुग निगार खानम थी। तो कौन सी पीढ़ी में हो गई? 14वीं पीढ़ी में। तो ये सीधा सीधा प्रश्न बनता है कि मंगोलों की तो 14वीं पीढ़ी और तुर्कों की कौन सी? 5वीं पीढ़ी में एक बेटा हुआ था जिसका नाम था क्या? बाबर। और इसलिए बाबर जो था वस्तुतः मंगोल और तुर्क इन दोनों का क्या था? रक्त मिश्रण था। ये प्रश्न पूछा जाता है कि मुगल जो थे वो उसमें किसका रक्त मिश्रण था? तो मंगोल और तुर्क, मंगोल और तुर्कों का दोनों का रक्त सम्मिश्रण था। किसमें? मुगलों में। और यही बाबर के साथ में था कि बाबर जो था वो वस्तुतः
वो वस्तुतः कौन से? मुगल और तुर्क वंश का मिश्रण था। और भारत में बाबर ने तुर्क के चगताई वंश की क्या डाली थी? नींव डाली थी। समझ गए क्या? समझो। इन दोनों का क्या किया गया? लो, इन दोनों का क्या हुआ? विवाह हुआ। इन दोनों का क्या हुआ? विवाह हुआ। इन दोनों का क्या हुआ? विवाह हुआ। और विवाह इजिकल टू क्या हुआ बेटा? विवाह इजिकल टू क्या हुआ? बाबर। कौन हुआ? बाबर हुआ। समझ गए क्या? जो कि भारत में क्या चीज? भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। ठीक है, आगे बात समझ। वापस सुनो कि मिर्जा उमर शेख प्लस कुतलुग निगार खानम, या कुतलुग एक ही बात है ना, निगार खानम इजिकल टू क्या हो गया? बाबर। ठीक है ना, ये इनका क्या है? पुत्र है। क्या है? पुत्र है। तो एक पीढ़ी आगे हो गई ना। देखो, मिर्जा उमर से कौन सी पीढ़ी से था? चौथी पीढ़ी से। बाबर कौन सी पीढ़ी में जाएगा? पांचवी पीढ़ी में। +1 हो गया, एक पीढ़ी हो गई, आगे सरक गई बेटा होते ही। तो ध्यान रखना, इन दोनों का जब विवाह किया गया, इन दोनों का क्या हुआ? विवाह हुआ ना। ये बेसिक सा साधारण सा यही प्रश्न पूछा जाता है, तुम रट्टे मारते हो, मुझे पता है। बाबर बाबर बाबर, मंगोलों की 14वीं पीढ़ी, मंगोलों की 14वीं पीढ़ी, मंगोलों की 14वीं पीढ़ी। अच्छा, उधर हम बात करें तुर्कों की, तो तुर्कों की कौन सी? 5वीं पीढ़ी। ऐसे करते हो ना? नहीं करना। इस समीकरण को समझ लिया? बात समझ में आ गई? ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि बाबर की बात करें, किसकी बात करें? बाबर की। तो बाबर देखो क्या होगा, सुनना, कि मंगोलों की 14वीं पीढ़ी हो गई। मंगोलों की 14वीं पीढ़ी हुई। और इधर यदि हम बात करें किसकी? तुर्कों की। किसकी? तो तुर्कों की 5वीं पीढ़ी में। तुर्कों की 5वीं पीढ़ी। समझ गए क्या? तुर्कों की कौन सी पीढ़ी हो गई? 5वीं पीढ़ी हो गई। तो इसका मतलब बाबर जो था, कौन? ओ बाबरियो। कौन? बाबर जो था ना, वो बेटा क्या? मंगोल प्लस तुर्क दोनों का रक्त मिश्रण था। बाबर क्या था? मंगोल वे तुर्क दोनों का रक्त मिश्रण था। जो कि मंगोलों की तो कौन सी पीढ़ी? 14वीं पीढ़ी में था। और तुर्कों की कौन सी पीढ़ी में हुआ? 5वीं पीढ़ी में हुआ। समझ गए बात? वापिस समझ लेना, क्योंकि ये 2 नंबर देके जाता है ये प्रश्न, और एग्जामिनर भी जानबूझ के यही प्रश्न डालता है, क्योंकि यहीं पर कंफ्यूजन होता है। सुन लो, मुगल जो शब्द है वो फारसी भाषा का शब्द मंगोल है। उस मंगोल का अरबी भाषा में रूपांतरण है, मुगल बना। मुगल बोले तो क्या? तुर्क मुसलमान। और तुर्क मुसलमानों में एक व्यक्ति था तैमूर। इस तैमूर की 4थी पीढ़ी में एक लड़का हुआ जिसका नाम क्या था? मिर्जा उमर शेख। मिर्जा उसकी वस्तुतः क्या थी? उपाधि थी, आगे चर्चा करेंगे। उधर मंगोल की यदि हम बात करें तो मंगोल जो मुसलमान थे, इनमें चंगेज खान की 13वीं पीढ़ी में एक लड़की हुई थी जिसका नाम था कुतुलुग निगार खानम। क्या था? कुतुलुग निगार खानम। इन दोनों का क्या कर दिया गया? विवाह कर दिया गया। मतलब मिर्जा उमर शेख और बाबर, माफ कीजिएगा, कुतुलुग निगार खानम का क्या कर दिया? विवाह कर दिया। और विवाह के फलस्वरूप पुत्र प्राप्त हुआ। किस रूप में? बाबर के रूप में। किसके रूप में? बाबर के रूप में। आगे बात करेंगे। जहीरुद्दीन बाबर पूरा नाम था। कईयों के दिमाग में आ रहा होगा, कमेंट कर रहे होंगे, गुरुजी पूरा नाम बताओ, बाद में सुन लेना। ठीक है, अब दोनों इनका विवाह हुआ तो एक एक पीढ़ी चेंज हो गई ना। बाबर जैसे ही पुत्र हुआ तो, ठीक है, तो पुत्र हुआ तो मंगोलों की कौन सी पीढ़ी हो गई? 14वीं पीढ़ी। और तुर्कों की कौन सी हो गई? 5वीं पीढ़ी। तो प्रश्न ये तो बनता है कि किसका रक्त मिश्रण था?
ठीक है। तो मंगोल व तुर्क दोनों का क्या था, रक्त मिश्रण था, दोनों का क्या था, रक्त मिश्रण था। ये बात समझ में आ गई क्या। अब ध्यान रखना कि बाबर ने भारत में तुर्क के चगताई वंश की क्या डाली थी, नींव डाली थी। बाबर ने ये भी मोस्ट पर्सन बनता है, बाबर ने भारत में तुर्कों के चगताई वंश, तुर्कों के चगताई वंश, चगताई वंश की नींव डाली थी। बात क्लियर हो जानी चाहिए। अब किसी के मन में कोई डाउट रहे तो भाई वाह। आगे बात समझ में। तो भारत में मुगल वंश की नींव किसने डाली थी, बाबर ने डाली। कैसे डाली थी, हम पिछली कक्षा में बात कर चुके कि किस प्रकार से पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है बाबर ने किसको पराजित किया था, ध्यान रखना, इब्राहिम लोदी को। और पराजित न केवल पराजित किया अपितु वहीं पर युद्ध भूमि में उसको क्या कर दिया था, मार दिया था। संपूर्ण दिल्ली सल्तनत काल के दौरान युद्ध भूमि में मारा जाने वाला प्रथम शासक था, कौन था बेटा, याद रखना, इब्राहिम लोदी था। अब हम बात करेंगे सीधे सीधे डायरेक्ट पॉइंट पे आएंगे। और डायरेक्ट पॉइंट पे कहां पर आएंगे, हम बात करेंगे बाबर की। बाबर, ठीक है। बाबर के यदि हम शासन की बात करें तो बाबर का भारत में जो शासन है ना, वो शासन है 1526 ईस्वी से लेकर के 1530। मैं भारत में शासन काल की बात लिख रहा हूं, 1526 से लेकर के 1530 की। देखो बाबर का जो जन्म है, ठीक है, बाबर का जन्म कब हुआ, बाबर पैदा हुआ था वैलेंटाइन डे के दिन। कौन से दिन, वैलेंटाइन डे के दिन। वैलेंटाइन डे का गिफ्ट था, है ना, कुतलुग निगार खानम ने दिया था किसको, मिर्जा उमर शेख को, ठीक है। अब वैलेंटाइन डे जैसे ही मैंने कहा तो कईयों के कान खड़े हो गए होंगे, उनको पता होगा कि कौन से दिन मनाते हैं, कईयों ने बजरंग दल के खूब लठ खाए होंगे। तो खैर ध्यान रखना कि 14 फरवरी 1483 ईस्वी को, 14 फरवरी 1483, 1483 ईस्वी को बाबर का जन्म हुआ। बहुत एडवांस आदमी था बाबर, है ना, पेट में भी ज्यादा दिन नहीं रहा, टिका नहीं, है ना, पहले ही आ गया था, 7वां आदमी हो, है ना, मतलब क्या 7 महीने, 7वें 8वें महीने में इसका क्या हो गया था, जन्म हो गया था। कहां पर हुआ, ट्रांस ओक्सियाना रियासत, है ना, फरगना। कहां पर हुआ, फरगना में, फरगना की ट्रांस ओक्सियाना रियासत में इसका क्या होता है, जन्म होता है। वास्तविक नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्या नाम था, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। पिताजी का नाम था मिर्जा उमर शेख। मिर्जा तो जो थी वो उसकी उपाधि थी। माताजी का नाम था क्या, कुतलुग निगार खानम। दादी का नाम था एहसान दौलत बेगम। क्या नाम था, एहसान दौलत बेगम। और दादा का नाम था मिर्जा अब्बू शेख। क्या नाम था, मिर्जा अब्बू शेख। दादी तक का तो नाम आपको सब जगह मिलेगा, लेकिन दादाजी का नाम नहीं मिलता। मैंने बड़ी मुश्किल से उसको पूछ पाछ करके नाम लिखा है। देखो खैर मजाक कर रहा हूँ, अन्य भाव में मत लेना भाई इन बातों को, ठीक है। तो देखिएगा जन्म कब हुआ है, 1483 ईस्वी।
तो ध्यान देना कहां पर हुआ, कहां हुआ, तो ट्रांस ओक्सियाना, ट्रांस ओक्सियाना, ट्रांस ओक्सियाना याद रखना कि रियासत फरगना में, कि रियासत फरगना कहां पर हुआ, ट्रांस ओक्सियाना की रियासत थी जिसका नाम क्या था, फरगना। क्या नाम था, फरगना। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। कब पैदा हुआ है, 14 फरवरी के दिन पैदा हुआ है, ठीक है। ध्यान देना कि वास्तविक नाम क्या था, वास्तविक नाम क्या था। ये वन लाइन में प्रश्न है बेटा, सीधे सीधे। मेरा मूड नहीं है आज बिल्कुल भी आपको कहानियां सुनाने का, ठीक है। तो नाम, वास्तविक नाम क्या था, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। वास्तविक नाम क्या था, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, पूरा नाम है ये इसका, ठीक है। पिताजी का नाम बात करें, पिता फरगना के जो है प्रशासक थे जिनका नाम था मिर्जा उमर शेख। मिराज मत लिख लेना कोई, है ना। मिर्जा उमर शेख, क्या नाम था, मिर्जा उमर शेख। और मिर्जा इनकी क्या थी, ध्यान देना, उपाधि हुआ करती थी। मिर्जा क्या थी, उपाधि थी। बात करें माताजी की, तो माताजी का नाम था कुतलुग निगार खानम, कुतुलुग निगार खानम, निगार खानम, छोटा सा नाम है। आगे चर्चा करें दादी जी का। दादी बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्याभिषेक करेगी। दादी का नाम था एहसान दौलत बेगम, एहसान दौलत बेगम। और दादाजी का नाम था मिर्जा अबू शेख, दादो, ठीक है। दादाजी का नाम क्या था, मिर्जा अबू शेख, मिर्जा अबू शेख, ठीक है। इससे ज्यादा जल्द जो है मैं आपको नहीं दे सकता भाई जानकारी, ठीक है। इतना बता दिया, और क्या चाहोगे, ठीक है। देखो बाबर के बारे में बात कर ली, सारी चीजें दे दी। यहां से कोई भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है। बाबर का राज्याभिषेक किसने किया था, एहसान दौलत बेग ने। ध्यान रखना, राज्याभिषेक किया, ठीक है। क्या किया था, राजा अभिषेक किया। आगे बात समझ क्लियर है। अब सुनो भाई, ध्यान देना। बाबर के पिता की मृत्यु 1494 ईस्वी में हो जाती है। कब हो जाती है, 1494 ईस्वी में हो जाती है। उसके बाद बाबर जो है वो मात्र 11 वर्ष और 2 माह की उम्र में फरगना का क्या बनता है, शासक बनता है। फरगना का क्या बनता है, शासक बनता है। जैसे ही शासक बनता है तो चारों तरफ से अपने आप को घिरा हुआ पाया। ये मैंने कहा ना, बहुत एडवांस व्यक्ति था ये। मैं जब छोटा सा था ना तब ये कहता था अपने बापू को, बापू बोले तो कौन, मिर्जा उमर शेख को एक बात बोलता था, ये यहाँ पे फरगना ट्रांस ओक्सियाना रियासत है ना, वो कहता था कि ये इधर वाला कौन सा देश है, मैं तो इधर जाऊंगा, इधर जाकर के क्या बनूंगा, शासक बनूंगा, ठीक है। खैर ध्यान दो। तो मात्र 11 वर्ष और 2 माह की आयु में ही बाबर क्या बन जाता है, फरगना का शासक बन जाता है। बाबर का जब राज्याभिषेक किया गया था, वो पहली बार राज्याभिषेक किसके द्वारा किया गया था, उसकी दादी एहसान दौलत बेगम के द्वारा। बाबर का जो पैतृक स्थान था वो पैतृक स्थान था समरकंद। तो 1496 ईस्वी में, देखो 1494 में तो वो क्या बना है,
शासक बनाए। और 1496 ईस्वी में लगभग 13 महीने का आदमी, 13 महीने के माफ कीजिएगा 13 साल का आदमी है ना, 13 साल के आदमी ने पहली बार जो है समरकंद के ऊपर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। समरकंद की यदि हम बात करें तो उज़्बेकों की धरती हुआ करती थी, उज़्बेक जो कि बाबर का पैतृक स्थान माना जाता था। आगे बात समझ में, 1497 ईस्वी में 1497 ईस्वी में कुछ समय के लिए वो वहां पर शासक करतार जो है अधिकार करता, और अधिकार करने के बाद में वो कुछ समय के लिए समरकंद को अपने अधीन कर लेता। लेकिन 1497 ईस्वी में समरकंद और फरगना दोनों ही के दोनों क्या चले जाते हैं, हाथ से निकल जाते हैं। दोनों ही हाथ से निकल जाते हैं, और हाथ से निकलने के बाद में बाबर को भागना पड़ता है। इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल एक कहानी के रूप में ताकि आपके दिमाग में रहे, उसी लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, शासक वाला प्रश्न पूछा जा सकता है, भाई कितनी आयु में शासक बना था। ध्यान से सुनना, केवल दिमाग में कहानी सेट करने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि लगभग 100 दिन के लिए यहां पर यह शासक बना था 1496 में। लेकिन एक बार पुनः जो है इन उज़्बेक लोगों ने इस बाबर को यहाँ से भागने के लिए बाध्य कर दिया। इस बार जो फरगना जो था वो फरगना भी इसके हाथ से निकल जाता है, और यहाँ से भागने के लिए बाध्य होना पड़ता है। और भाग करके 1497 ईस्वी में बाबर फारस के एक शासक थे जिसका नाम था शाह इस्माइल। इस शाह इस्माइल के पास में क्या ली, शरण ली। शाह इस्माइल के पास में बाबर ने जब शरण ली तो शाह इस्माइल ने इसके सामने 2 शर्तें रखी। कितनी शर्तें रखी, 2 शर्तें रखी। यही शर्तें आगे हुमायूं के काल में भी आएगी। पहली चीज क्या, कि काबुल के ऊपर अधिकार करेगा, और काबुल पर अधिकार करने के बाद में मुझे देगा, मतलब फारस को देगा, और साथ ही साथ शिया मुसलमान का, शिया का जो है क्या करेगा, प्रचार प्रसार करेगा। बोल मंजूर है, कह रहा बाबर क्या मंजूर है, आजा शरण, सेना दूंगा तुझे मेरी, तुझे तेरा फरगना वापस चाहिए, फरगना के ऊपर अधिकार करना चाहता है तो फरगना के ऊपर अधिकार कर लेना। तो 1498-99 ईस्वी में फरगना के ऊपर वापस जो है पुनः अधिकार करने में सफल हो जाता है कौन, बाबर। और जैसे ही फरगना के ऊपर वापस अधिकार करने में सफल हो जाता तो 1502 में अब बार बार दिमाग में घूम रहा है उसके क्या, समरकंद। क्या चीज, समरकंद। तो इस 1502 ईस्वी में समरकंद के ऊपर पुनः आक्रमण करता है। सुनो, अब मजेदार बात है, यहां से आपकी कहानी शुरू होती है कि 1502 ईस्वी में, कब, 1502 ईस्वी में अब बाबर ने एक बार पुनः जो है बाबर ने किसके ऊपर आक्रमण किया, समरकंद। और ये समरकंद ध्यान रखना उज़्बेकों का मूल स्थान था, और ये वस्तुतः बाबर का पैतृक स्थान था। अब यहां से आपकी जो कहानी बनती है ना वो मजेदार बनती है। पैतृक स्थान था, इसीलिए समरकंद के ऊपर वो बार बार हालांकि आक्रमण करता था। हालांकि ये कभी हाथ में आया नहीं समरकंद, ये बात अलग है। तो समरकंद के ऊपर 1502 में वापस पुनः ये क्या करता है, आक्रमण करता है। इस समय जो है समरकंद में उज़्बेकों का एक सेनापति था। क्या था, उज़्बेकों का सेनापति। और उस उज़्बेकों के सेनापति का नाम भी सुन लो, ध्यान से सुनना, काम आएगा हमारे। उज़्बेकों के सेनापति का नाम था शेबानी खां। क्या नाम था, ध्यान देना, शेबानी खां। आपका ध्यान केवल बोर्ड पर चाहता हूं, क्या नाम था, शेबानी खां। बड़ा खतरनाक आदमी था ये शेबानी खां, बहुत खतरनाक वाला आदमी था ये। कौन, शेबानी खां भयानक आदमी था भाई। क्या था, भयानक आदमी था। कौन, शेबानी खां। इस शेबानी खां ने 1502 में बाबर को बहुत बुरी तरीके से पराजित किया। कौन से युद्ध में, सरायुपुल के युद्ध में। कौन से, याद रखना, सरायपुल। कौन सा, सरायुपाल या सरायपुल, दोनों नाम मिलता है। ठीक है, सरायपुल के युद्ध में पराजित किया। कौन से युद्ध में, सरायपुल के युद्ध में पराजित किया। अब ये यहां से कहानी शुरू हो रही है ना। सरायपुल के युद्ध में बाबर को क्या कर दिया, युद्ध में बाबर को पराजित किया। किसको, बाबर को उठा उठा के पटका। अच्छा, बार बार के यहाँ क्या हलवा है, क्या है, गुलाब का फूल है समरकंद जो आ जाता है बार बार।
आगे बात समझ में। और न केवल इस बाबरी को पराजित किया, बाबर की एक बहन थी खानजादा। बाबर की क्या थी? बहन। बाबर की क्या थी? बहन। और बहन का नाम क्या था? खानजादा। इस खानजादा को उठा लिया किसने? शेबानी खान ने। और इस शेबानी खान ने खानजादा के साथ में क्या कर लिया? विवाह कर दिया। क्या किया? विवाह किया। वही ना खतरनाक, यहां से कहानी ट्विस्टेड बनेगी। मजेदार वाली बात कि शेबानी खां, इस शेबानी खान ने सरायुपाल के युद्ध या सरायपुल के युद्ध में पराजित किया 1502 में। किसको? बाबर को। जब उसने पुनः आक्रमण किया था समरकंद के ऊपर, उज्बेकों का सेनापति हुआ करता था। और न केवल बाबर को पराजित किया, बाबर की बहन थी जिसका नाम था खानजादा। क्या नाम था? इस खानजादा से विवाह कर लिया किसने? शेबानी खान। तो एक तो समरकंद गया, बावली बूझ है, समरकंद भी गया और बहन भी गई। डबल बेइज्जती हुई ना। क्या हुआ? डबल बेइज्जती हुई। किसकी हुई? बाबर की। कोई बात नहीं, आदमी है, बेइज्जती हो जाती है, गलतियां हो जाती है, लेकिन ये तो गलती नहीं थी, गलता था। क्या था? गलता था। ऐसी चीजें माफ करने के योग्य भी नहीं होती। तो 1504 में बाबर ने जैसे कैसे करके काबुल के ऊपर क्या किया? अधिकार कर लिया था। 1504 ईस्वी में जैसे कैसे करके बाबर ने काबुल के ऊपर अधिकार किया। और 1507 ईस्वी में 1507 ईस्वी में मिर्जा की उपाधि त्यागी। उसको लगा कि यार ये मिर्जा की जो उपाधि है ना वो ठीक नहीं है। ठीक है ना, ये मिर्जा की उपाधि ठीक नहीं है। किसी बढ़िया तांत्रिक वांत्रिक को हाथ वाथ दिखाया इसने, और दिखाने के बाद में कहा क्या मामला क्या है बता तो दे, है ना, कि ये मिर्जा की उपाधि त्यागनी पड़ेगी। और इसी समय उसके एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था हुमायूं। क्या नाम था? हुमायूं। और हुमायूं का शाब्दिक अर्थ होता है भाग्यशाली। तो उसके बाद में कुछ चीजें परिवर्तित हुई। हुमायूं के जन्म के बाद में जो है क्या नाम रे, क्या हुआ? बाबर के चीजें पक्ष में हुई, इसलिए उसका नाम हुमायूं रखा। भाग्यशाली था वो उसके लिए। और 1507 में उसने मिर्जा की उपाधि धारण जो है त्याग की, और साथ ही साथ पादशाह या बादशाह की उपाधि धारण करी। पादशाह या बादशाह की उपाधि धारण करी। ध्यान देना कि संपूर्ण भारत में पहला ऐसा शासक था जिसने पादशाह या बादशाह की उपाधि धारण करी थी। कौन था? बाबर था। कौन था? बाबर था। आगे बात समझ में क्लियर है? ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है कोई? यहां तक की बात। अब यहां पर एक चीज देखो और ध्यान रखना कि बाद में क्या हुआ था ना। अब देखो ये जीजा बन गया कौन? शेबानी खां। कौन बन गया था? शेबानी खां। किसका जीजा बन गया? बाबर का। जीजा किसका बना? बाबर का। ये बात ध्यान रखना विशेष रूप से। तो बाबर का जीजा बना है। तो अब आदमी चाहे कैसा भी हो तो जीजा ही। उज्बेकों ने वस्तुतः बाद में शेबानी खां को क्या कर दिया था? निकाल दिया था। शेबानी खां को क्या कर दिया था? निकाल दिया। तो जीजाजी जीजी, जीजी बोले तो कौन? खानजादा। ये दोनों बेघर से हो गए थे। तो ये लौट करके आए थे 1506-7 के आसपास। किसके पास में वापस आए थे? किसके पास में? बाबर के पास में आकर के शेबानी ने कहा देख जैसा भी हूं तो तेरा जीजा, अब मान या मत मान, मैं तेरा क्या हूं? जीजा हूं, मुझे तो रखना ही पड़ेगा। तो उसने, बाबर ने भी कहा यार आदमी तो बढ़िया है, आदमी तो बढ़िया आदमी तो बढ़िया है, ठीक है ना। तो इस शेबानी खां को अपने पक्ष में किया और शेबानी खां से तुलुगुमा युद्ध पद्धति सीखी।
बाबर ने, ध्यान रखना, शेबानी खां से बाबर ने, किसने, बाबर ने, आगे बात करेंगे क्या होती है ये तुलुगुमा युद्ध पद्धति, बहुत डिटेल में बताऊंगा आपको। तुलुगुमा युद्ध पद्धति सीखी, युद्ध, ये जो शेबानी खां जो था ना, ये तुलुगुमा युद्ध पद्धति जानता था, ठीक है। इसका जो है माहिर आदमी था कौन, शेबानी खां। तो बाबर ने तुलुगुमा युद्ध पद्धति सीखी किससे, शेबानी खां से। साथ ही साथ जो है ध्यान रखना कि तोप का सफल संचालन जो सीखा था, वो सीखा था कस्तुतूनिया के तुर्कों से। बंदूक चलाना और सफल घोड़ों का संचालन सीखा था ईरान से, ईरान के तुर्कों से। किससे, ईरान के तुर्कों से। तो ये बात आपको क्लियर हो गई क्या। देखो आगे हम लोग चलते हैं। कि मिर्जा उमर शेख की मृत्यु, मिर्जा उमर शेख की मृत्यु 1494 ईस्वी में हुई। बाबर मात्र 11 वर्ष वे 2 माह की आयु में फरगना का शासक बना। चौदह सौ 96 ईस्वी में समरकंद के ऊपर आक्रमण किया। समरकंद, ध्यान रखना कि बाबर का पैतृक स्थान था। बाबर का पैतृक मतलब पिताजी यहीं के थे, पैतृक स्थान था। पर आक्रमण किया और ये आक्रमण आपका क्या रहा, असफल रहा। चौदह सौ 97 ईस्वी में समरकंद व फरगना दोनों हाथों से निकले। बाबर ने भागकर फारस के शासक या फारस के शाह शेख इस्माइल के यहां शरण ली। शेख इस्माइल के यहां शरण ली। ठीक है, अब वो बात ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, केवल दिमाग में याद रखना बेटा। क्या याद रखना, शाह इस्माइल या शेख इस्माइल एक ही बात है। ठीक है, कई जगह आपको नाम मिलेगा शाह इस्माइल। ठीक है, तो ध्यान रखना कि इस शेख इस्माइल ने या शाह इस्माइल ने 2 शर्तें रखी थी कि काबुल के ऊपर अधिकार करेगा और साथ ही साथ शिया मत को अपनाएगा, उसका प्रचार प्रसार करेगा। दोनों शर्तें मानी किसने, बाबर ने। ठीक है ना, किसने मानी, बाबर ने। और बाबर ने शर्तें मानने के बाद इसके यहाँ पर रहा। इसी की सेना दी गई किसी को, बाबर को। और फिर 1498-99 में बाबर ने फरगना के ऊपर पुनः अधिकार कर लिया। इसी की सहायता से
बाबर ने 1498-99 ईस्वी में फरगना पर पुनः अधिकार कर लिया। पंद्रह सौ दो ईस्वी में बाबर ने समरकंद पर पुनः आक्रमण किया। उज़्बेक सेनापति शेबानी खान ने याद रखना सरायपुल के युद्ध में बाबर को पराजित किया। सरायपुल के युद्ध में बाबर को क्या किया था? पराजित किया था। ध्यान रखना इस चीज का। और साथ ही साथ उसकी बहन खाने जामा को उठा ले गया। ठीक है, आगे बात समझ में। खाने जामा को उठा के ले गया। आगे बात करें तो देखो, खाने जामा को उठा के ले गया, उसके साथ में उसने क्या कर लिया था? विवाह कर लिया। शेबानी खान ने बाबर की बहन खाने जमा का अपहरण किया। वे बाद में उससे विवाह कर लिया। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट बात बन जाती है कौन सी? ध्यान रखना, ये तुलुगुमा युद्ध पद्धति है ना, किससे सीखी थी? शेबानी खान से। किसने सीखी थी? बाबर ने। आगे बात समझ में क्लियर है? तो खाने ज्यादा, खान ज्यादा, जमा नहीं, खाने ज्यादा। ये इंपॉर्टेंट तथ्य बनता है कि 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल पर अधिकार किया। ध्यान रखना, 1497 से लेकर के 1504 ईस्वी तक, 1597 से लेकर, माफ करना, 1497 ईस्वी से लेकर के 1504 ईस्वी तक बाबर ने लगभग 3 विवाह किए थे। कितने विवाह कर लिए थे? 3 विवाह कर लिए थे। ठीक है ना। और इन्हीं से मामला थोड़ा सा उसके कुछ ठीक आया मामला। ठीक है।
आगे बात समझ क्लियर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि 1507 ईस्वी में मिर्जा उपाधि का त्याग किया। बादशाह या पादशाह की उपाधि धारण की। और ऐसा करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था, ध्यान रखना, ऐसा करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। अब सुनो, ध्यान से सुनो। देखो, दिल्ली सल्तनत में हमने बात की कि दिल्ली सल्तनत में जो वहां के शासक थे, जो प्रशासक थे, वो सुल्तान की उपाधि धारण करते थे। यूपीएससी आईएएस इंटरव्यू में पूछा गया कि सुल्तान और बादशाह में क्या अंतर होता है, तो ध्यान रखना, सुल्तान वे लोग थे जो खलीफा की सत्ता में विश्वास करते थे और साथ ही साथ उन्हीं से आदेश पत्र प्राप्त करने के बाद में अपना शासन संचालित करते थे। इस आदेश पत्र को मैंने आपको बताया था कि सनद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सनद कहा जाता था। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। वही हम बात करते हैं किसकी, हालांकि इसको मुगलकालीन प्रशासन में और बहुत ज्यादा डिटेल से बताऊंगा मैं, फिर भी अभी यहीं से समझ लो। बादशाह या पादशाह, बाद या पाद, और साथ में क्या है? सा। बाद या पाद का शाब्दिक अर्थ होता है स्थायी, और सा का मतलब होता है स्वामी। सा का मतलब क्या होता है? स्वामी। बाद या पाद शाब्दिक अर्थ क्या होता है? स्थायी। सा का मतलब क्या होता है? स्वामी, जो अपने आप में स्थायी स्वामी हो, जो किसी के अधीन रह करके कार्य नहीं करे, ऐसा व्यक्ति जो कि इस जो है खलीफा की सत्ता में विश्वास नहीं रखता था, उस व्यक्ति ने अपने आप को क्या, कौन सी उपाधि दी? बाद या पादशाह। आगे बात समझ में क्लियर है ना? इसलिए इसको क्या कहा जाता था? बादशाह या पादशाह। खलीफा की सत्ता में विश्वास नहीं रखते थे, उनसे सनद प्राप्त नहीं करता था, और इसीलिए वो सीधे सीधे क्या करता था? शासन संचालित करता था। ये बात आप लोग ध्यान रखना। 1507 में जो है इसने मिर्जा की उपाधि क्या कर दी थी? त्याग दी थी। आगे बात समझ में क्लियर है? अब सुनिएगा, देखो साहब, बाबर ने 1519 से लेकर के 1524 के मध्य, अब सीधे सीधे डायरेक्ट पॉइंट पे आ रहे हैं, बेसिक बातें हमने बहुत कर ली है, ठीक है। इससे बाहर आपका यदि बेसिक से प्रश्न आएगा तो इससे बाहर आपका प्रश्न जाएगा भी नहीं, मेरा वादा आपसे। सुनो, समझो इस चीज को कि 1519 से लेकर के 1524 ईस्वी तक भारत पर उसने क्रमशः 4 आक्रमण किए। कौन कौन से आक्रमण किए? 4। पहला जो उसका आक्रमण था वो था बाजौर पर। 1519, बाजौर जो है, बाजौर और भेरा, ये जो 2 किले हैं वर्तमान पंजाब पाकिस्तान, ठीक है ना, पंजाब पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है, वहां पर उसने 1519 में अपना प्रथम आक्रमण किया था। और यहीं पर ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको, क्या कि यहीं पर जो है उसने पहली बार तोप खाने का प्रयोग किया था। किसका? तोप खाने का प्रयोग किया था। हिंदू बेग एक व्यक्ति था, इस हिंदू बेग व्यक्ति को भेरा का शासक नियुक्त किया, भेरा किला जीतने के बाद में। आगे बात समझ क्लियर है? 1520 में उसने आक्रमण किया था शालकोट, शालकोट के ऊपर, शालकोट बोले तो मुल्तान, ठीक है ना, और मुल्तान के ऊपर अधिकार करने के बाद में वहां पर अपना एक पुत्र था जिसका नाम था कामरान। 4 पुत्र थे इसके, कामरान, अस्करी, हिंदाल और हुमायूं। आगे चर्चा करेंगे। तो कामरान को वहां का क्या कर दिया था? शासक नियुक्त कर दिया था। 1520-21 में उसने यूसुफजाइयों के विरुद्ध पेशावर पाकिस्तान में क्या किया था? आक्रमण किया। और चौथा जो इसका आक्रमण था, लाहौर और दीपालपुर, लाहौर और दीपालपुर के ऊपर आक्रमण किया था 1524 में।
पानीपत जो था वो भारत में, ध्यान देना, कई गाइडें यहां पर गलत लिखती हैं, ध्यान दीजिएगा इस चीज का, ठीक है ना। विशेष महत्वपूर्ण बात कि पानीपत जो था वो बाबर का 5वां आक्रमण था। कौन सा आक्रमण था? 5वां आक्रमण था, जहां पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा और उसने जो है पराजित किया था किसको? इब्राहिम लोदी को, जो कि दिल्ली सल्तनत का लोदी वंश का अंतिम शासक था। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का क्या लड़ा था? युद्ध लड़ा गया था। भारत में बाबर ने विशेष रूप से 4 युद्ध लड़े थे। कौन कौन से? पानीपत का, खानवा का, चंदेरी का और घाघरा का। इसकी ट्रिक है क्या कि बाबर ने भारत में सबसे पहले पानी पिया, फिर खाना खाया, फिर चांद पे गया और घाघरा ओढ़ करके सो गया। मामला खत्म। 1526, 1527, 1528 और 1529 अंतिम युद्ध लड़ा गया था उसके द्वारा घाघरा का, और भैया उसके बाद कुछ नहीं बचा, खत्म हो गया। 1530 में जल और थल में लड़ा जाने वाला युद्ध कौन सा था? आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे? बताना मुझे। चलिए तो हम बात करते हैं बाबर के भारत आक्रमण की। बाबर के भारत आक्रमण, भारत आक्रमण, ध्यान देना कि 1519 से लेकर 1519 ईस्वी से लेकर 1524 ईस्वी तक 1524 ईस्वी तक बाबर ने भारत पर क्रमशः 4 आक्रमण किए, 4 आक्रमण किए। जो कि निम्न थे। नंबर 1, बाजोर वे भेरा आक्रमण। ध्यान देना, बाजोर और भेरा, पंजाब पाकिस्तान, पंजाब नापाक, ठीक है। कब किया गया? 1519 ईस्वी में। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बनती है। कई गाइडों में गलत लिखता है कि पानीपत, नहीं बेटा, पानीपत में दोनों चीजें साथ में की थी। कौन सी? तुलुगुमा और युद्ध, वो तोप खाना। आगे बात समझ में? तुलुगुमा और तोप, दोनों, ये दोनों अलग है। तुलुगुमा युद्ध पद्धति अलग होती है, मैं आगे समझाऊंगा जब आपको पानीपत का युद्ध जब पढ़ाऊंगा ना, तो इस चीज को मैं समझाऊंगा। कई गाइड वाले क्या करते हैं ना, गड़बड़ करते हैं कि तुलुगुमा का मतलब वही है युद्ध, तोप वोप चलाने वाला, नहीं, अलग है। आगे बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ध्यान देना कि बेरा आक्रमण के दौरान, बेरा आक्रमण के दौरान बाबर ने पहली बार तोप खाने का प्रयोग किया। हिंदू बेग को यहां का
हिंदू बेग को यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया। नंबर 2, सियालकोट। बोले तो क्या बेटा, मुल्तान। कब किया गया? 1520 ईस्वी में। ध्यान रखना कि सियालकोट को जीतकर अपने पुत्र कामरान को यहां का शासक नियुक्त किया। नेक्स्ट नंबर 3, पेशावर पाकिस्तान। ये जो किया था 1520-21 में। यहां पर ये वस्तुतः ये इसके बारे में थोड़ा सा विवरण मिलता है। क्या मिलता है कि यूसुफजाइयों के विरुद्ध, यूसुफजाई जाति थी के विरुद्ध आक्रमण था। नंबर 4, पेशावर व दीपालपुर। कब किया गया? 1524 ईस्वी में। ध्यान रखना, स्टार बना के लिख रहा हूं कि पानीपत बाबर का 5वां आक्रमण था। बाबर द्वारा भारत में लड़े गए प्रमुख युद्ध। ठीक है, एक तरफ मैं लिख रहा हूं युद्ध का नाम और सामने लिख रहा हूं वर्ष। देखो, सबसे पहले मैंने आपको कहा कि बाबर ने भारत में आकर के पानी पिया, तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा? 1526 ईस्वी में। फिर भारत में आकर के पानी पीने के बाद में उसने क्या खाया? खाना खाया। खाना खा के पानी मत पिला देना। खानवा का युद्ध कौन सा, कब लड़ा गया? 1527 में। पानी पिया, खाना खाया, चांद पे गया, चंदेरी का युद्ध कौन सा? चंदेरी। मेदिनी राय को पराजित किया, यहाँ राणा सांगा को पराजित किया, और यहाँ पर किसको? इब्राहिम लोदी को। आगे बात समझ में क्लियर है? और अंतिम जो घाघरा था, कौन सा? घाघरा वाला जो युद्ध था, उसमें जो है संयुक्त सेना थी। ठीक है ना, अफगानों की। किसकी? अफगानों की। आगे बात करेंगे। तो चंदेरी 1528 ईस्वी। 1527 किलो मत कर देना कोई।
ठीक है। और लास्ट अंतिम युद्ध घाघरा का युद्ध, ठीक है। घाघरा नदी के किनारे लड़ा गया था, इसीलिए इसको घाघरा का युद्ध कहते हैं। 1529 ईस्वी में ये लड़ा गया, अंतिम था ये। 1530 में जनवरी में इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। राम नाम सत्य हो गया और घर चला गया। आगे बात समझ में। बाबर इन समस्त युद्धों में अपराजित रहा, इसलिए उसने गाजी की उपाधि धारण करी थी। सारी बातें करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त, आह्लादित और प्रसन्नचित रहें, खूब मजे करें, खूब स्वाध्याय करें। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।